सरकार ने मिलकर कई योजनाएं, खासकर मेट्रो रेल, हाइपर रेल लिंक और सब अर्बन ट्रेन T2 टर्मिनल से जुड़ जाएंगी। तो एयरपोर्ट से शहर आने तक का सफर स्मूथ रहे और सफर में कोई अड़चन ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। तो खासकर देखा जाए तो ये सेकंड फेज जो एक्सपेंशन था बैंगलोर के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि बैंगलोर पिछले कुछ सालों से जिस तेजी से बढ़ रहा है, जिस तेजी से बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ रही है और कुछ हद तक शहर का बुनियादी ढांचा जो है दबाव में रहा। तो अब ये टर्मिनल उस मांग को पूरी करेगा। तो अब केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो सेकंड रनवे है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट लैंड हो सकती हैं। दिसंबर के अंत से इस टर्मिनल पर आवाजाही शुरू हो जाएगी और तब तक बैंगलोर के लोग दूसरी जगह से आने वाले लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि लोग बेहद उत्सुकता और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयशा जो बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे जब प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के जो तमाम यात्री हैं उनको संभालने की क्षमता के साथ साथ चेक इन के इमिग्रेशन काउंटर्स का बढ़ना, ये तस्वीरें अपने आप में बताती कि ये किसी विदेशी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर का सबसे सशक्त और बेहतरीन उदाहरण है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल टर्मिनल की खासियत यही है कि जो इस टर्मिनल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो तमाम मेक इन इंडिया के जो अलग अलग फेसेस हैं उसे दर्शाते हैं। और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है करीब 15 साल पुराना एयरपोर्ट है। तो 15 साल में इस टर्मिनल की मांग, अगर इतने बड़े टर्मिनल की मांग अगर बढ़ी है, तो जाहिर है आप अंदाजा लगा सकते हो कि करीब 5 करोड़ पैसेंजर जो है इस टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टर्मिनल पर करीब 80 से ज्यादा फ्लाइट जो है हर रोज लैंडिंग और टेक ऑफ करती हैं। तो ऐसे में ये टर्मिनल इस टर्मिनल की मांग जो है बढ़ती रही और रनवे हालांकि पहले से तैयार हो चुका था और उसके बाद ये टर्मिनल डिजाइन किया गया है। गौर करने वाली बात यह कि ये T2 टर्मिनल का पहला फेज है। इसका दूसरा फेज भी आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है। ये साल 2019 में एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार ने मिलकर योजना रखी थी और अब आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर T2 टर्मिनल और केम्पेगौड़ा की जो मूर्ति है, जो उसकी प्रतिमा है, ये दोनों नायाब चीजें जो है बैंगलोर के एक ग्लोरियस बैंगलोर का अध्याय है, उसमें एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहे हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री कुछ समय अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने आएंगे, यहाँ पर केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके बाद इस मूर्ति का नाम ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि स्टैच्यू के नाम से जाना जाएगा। तो बैंगलोर शुरू से ही एक विकास शहर है और बैंगलोर एक एजुकेशन हब, IT हब और स्टार्टअप हब होने के नाते बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो T2 टर्मिनल की मांग थी वो अब लोगों के लिए ये मांग अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो केम्पेगौड़ा की मूर्ति है, केम्पेगौड़ा ने जिस तरह से बैंगलोर को डिजाइन किया था करीब 400 साल पहले, और उन्होंने शहर के कोने कोने में अलग अलग तरह की अलग अलग स्टाइल से आर्किटेक्चर को अंजाम दिया था। उसके बाद बैंगलोर 20वीं सदी के बाद बैंगलोर की जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ गई है। और साथ ही साथ क्योंकि हम सिटी ने एक ग्लोबल बैंगलोर में IT उद्योग के चलते बैंगलोर एक ग्लोबल सिटी बनकर उभरा है। बिल्कुल, और इसीलिए भविष्य में जो बेंगलुरु मेट्रो है, बस सेवाएं हैं, टैक्सी सर्विसेज है, उन सभी अन्य साधनों को इस एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा ताकि ये एक इंटरचेंज के रूप में काम करे, क्योंकि सीधा फ्लाइट से उतरने के बाद आपको एक परिवहन कोई भी परिवहन चाहिए होता है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, और अगर इसी तरह की तमाम सुविधाएं अंडर वन रूफ आपको मिलती हैं तो उससे ज्यादा सुगम यात्रा का अनुभव किसी भी यात्री के लिए नहीं हो सकता। जी हाँ बिल्कुल, ये बेसिक मांग रहती है किसी भी यात्री के लिए। तो ऐसे इसको देखते हुए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम
को तैयार किया गया है। बैंगलोर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी जो है सब अर्बन रेल के जरिए होगी और सब अर्बन रेलवे के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर में करीब 4 महीने पहले यहाँ पर आगाज किया था। 33,000 करोड़ की प्रोजेक्ट का आगाज किया था उन्होंने। और जो सब अर्बन रेल है, बैंगलोर की लंबे समय से मांग है, जिससे बैंगलोर शहर पहले तो 8 किलोमीटर के दायरे में था, यानी बैंगलोर का जो डायमीटर अगर विधानसभा से देखा जाए तो महज 8 किलोमीटर का दायरा था। और अब अगर विधानसभा से हम सेंटर दायरा देखते हैं तो बैंगलोर करीब 60 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ चुका है। यानी कई सबअर्बन छोटे छोटे जो सबअर्बन रेजिडेंशियल एरियाज बने हैं, इसके लिए सबअर्बन रेल की जरूरत और मेट्रो रेल की जरूरत पड़ने लगी। तो ऐसे में इस समय बैंगलोर जो है कई अलग अलग बैंगलोर के रीजन में मेट्रो रेल की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब इसे एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी देने के बाद मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी बस, रेल, सबअर्बन रेल, हाइपर रेल लिंक की तमाम चीजें जो है बिल्कुल ये तस्वीरें इस बात को बिल्कुल ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से यात्रा के अनुभव को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ये एयरपोर्ट अपने आप में कई और राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में होगा। हमारे साथ आप बनी रहिएगा आयशा, हमारे साथ अभिषेक सिंह भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, हम बात करते हैं बेंगलुरु की, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, अभी हाल ही में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरा विश्व कर्नाटक को देख रहा है। जिस तरह से आज यहाँ पर वंदे भारत की अगर बात की जाए, जिसे हरी झंडी दिखाई गई है, गौरव गाथा के अंतर्गत उस काशी दर्शन वाली ट्रेन जिसे हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई, चाहे हम कैंपगोड़ा के T2 टर्मिनल का जिक्र करें, हम बात करें नाथ प्रभु की इस 108 फीट ऊंची प्रतिमा को लेकर, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राज्य प्रगति की राह पर चला हुआ है और यहां पर निवेश के लिए असीम संभावनाएं जो तमाम निवेशक हैं पूरे विश्व से उनके लिए। बिल्कुल, देखिए आंचल, अगर हम बात करें पूरे कर्नाटक की बात करें तो आप बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। आप अगर मैसूर की बात करें तो मैसूर को स्टार्टअप का हब कहा जाता है। स्टार्टअप के लिए मैसूर को जाना जाता है। वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए जो बड़े व्यवसाय हैं या फिर औद्योगिक शहर के तौर पे देखा जा सकता है। तो एक कनेक्टिविटी किसी भी जगह के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी चीज है, चाहे तमिलनाडु की बात करें या कर्नाटक की बात करें। खासतौर पे कर्नाटक में वंदे भारत साउथ की पहली वंदे भारत ट्रेन है ये। अगर हम देखें तो IPF फैक्ट्री में इसे बनाया गया चेन्नई में, लेकिन जो चारों वंदे भारत ट्रेन चल रही है तो देश के अन्य हिस्सों में चल रही है। साउथ में जो है ये पहले वंदे भारत ट्रेन की प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी के कारण जो ग्रोथ यहाँ पर आप आने वाले समय में देखेंगे। हालांकि पहले से ही काफी डेवलप शहर है, चेन्नई की बात करें, मैसूर की बात करें या फिर बेंगलोर की बात करें, लेकिन जो एक जरूरत थी कि आप हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ सड़क कनेक्टिविटी भी हो और साथ साथ रेल कनेक्टिविटी भी हो और एक रफ्तार में हो, वो रफ्तार शायद आज मिली है। बेंगलोर की बात करें, कर्नाटक की बात करें या तमिलनाडु की बात करें, ये रफ्तार आज प्रधानमंत्री ने इस रफ्तार की सौगात दी है पूरे कर्नाटक को। और ये ट्रेन जब मैसूर से होकर, बेंगलोर से होकर के चेन्नई के बीच चलेगी तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर की रफ्तार पर परखा जा चुका है और 160 किलोमीटर इसका जो एवरेज रखा गया। तो लोगों को कितने कम समय में अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकेंगे। खास तौर पे जो व्यवसायी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन लोगों के लिए काफी बड़ी सौगात होगी। स्टूडेंट्स है, आप देखेंगे IT हब है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है जो इंटर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, यही कनेक्टिविटी जो है वो कैसे आर्थिक प्रगति के रूप में राज्य के लिए काम करती है, इसी का जिक्र हम कर रहे थे। अभिषेक, आपको वापस आऊंगी। आयशा हमारे साथ जुड़ी है। आयशा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन तमाम विभिन्न केंद्र बिंदुओं को लेकर जिसकी वजह से T2 टर्मिनल अपने आप में और राज्यों के लिए भी उदाहरण होगा। अगर हम यहाँ पे शीर्ष ब्रांड्स की बात करें, अभी तो पहला चरण है, दूसरे चरण में तमाम होटल्स को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। वहीं बैगेज बेल्ट क्षेत्र है, आगमन हॉल है, जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां बड़ी बड़ी वीडियो वॉल्स के माध्यम से आपके गंतव्य को और सहज और सुविधापूर्ण बनाने के लिए, ताकि आप फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो आप ले पाए वर्ल्ड क्लास तरीके से। आयशा, बैंगलोर पर जब बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब तैयार हुआ था तो इसकी इरादे के साथ तैयार किया गया था कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं और तमाम जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इस शहर में इसके साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो ये एयरपोर्ट जो है, ये टर्मिनल जो है, यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए आप चेक इन कर सकते हैं।
और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 95 चेक इन काउंटर्स है, यानी 95 चेक इन काउंटर्स काफी होते हैं करीब जो 5 करोड़ लोग जो ट्रैवल करेंगे, जो पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे उनके इस्तेमाल के लिए। तो ये जो है आसानी जो एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और स्मूथ लैंडिंग जो यहाँ आने वाले पैसेंजर्स के लिए होगी, वो एक अपने आप में अत्याधुनिक अपना एक्सपीरियंस होगा। और एयरपोर्ट को जो कल्चरल लुक दिया गया है, एयरपोर्ट के अंदर नवरसा स्टाइल में जो कल्चरल लुक दिया गया है, कर्नाटक का कल्चरल हेरिटेज जो दर्शाया गया है, ये यहाँ आने वाले लोगों में टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ लोगों में दिलचस्पी बढ़ेगी और इस एयरपोर्ट से ही लोग ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो कर्नाटक की टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो कर्नाटक में पिछले कुछ समय से जो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनमें खासकर एरोस्पेस इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ ही दूर पर एरोस्पेस पार्क तैयार हो रहा है। तो ऐसी सूरत में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल बहुत ही अहमियत रखता है। ये एक लिंक बनेगा बैंगलोर के विकास के लिए और बैंगलोर आने वाले यात्रियों के लिए। बिल्कुल, हम हमेशा से मानते हैं कि विकास को पर्यावरण के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। इसलिए अगर हम बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात की जाए तो 100% अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया गया, ये अपने आप में बेहद अहम केंद्र बिंदु है T2 टर्मिनल का। और खास तौर पे ये जो हम देख पा रहे हैं हरित क्रांति, किस तरह से एक उद्यान, एक गार्डन में टहलने का हमें अवसर मिलेगा जब हम T2 टर्मिनल पर पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आजकल बैंगलोर शहर ग्रीन सिटी माना जाता है, गार्डन सिटी माना जाता है। इसी थीम को ध्यान में रखा गया है और इस एयरपोर्ट टर्मिनल को जब डिजाइन किया गया तो उस समय यूएस की एक एजेंसी ने इसे बैंगलोर के इस थीम के साथ इंटीग्रेट किया है, इसे जोड़ किया है। बैंगलोर का जो पहला T1 टर्मिनल है वो भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी वो एक शहर में यानी हरियाली भरे एक गांव में इसे फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद तैयार किया गया है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट माना जाता है। तो अब T2 टर्मिनल पर भी इसी तरह की जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसका भरपूर इस्तेमाल है और पूरी तरह से सोलर। और क्योंकि इस तरह का वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस वहां के लोगों को मिलने वाला है आयशा, तो किस तरह का उत्साह वहां पर आप देख पा रही हैं लोगों में। हमने देखा था जब प्रधानमंत्री अभी निकले थे तो देखिए किस तरह से लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री भी इसी अनुभव, इसी भावनात्मक कनेक्शन से अभिभूत होते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जब भी बैंगलोर आते हैं वो बैंगलोर को एक वाइब्रेंट सिटी कहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गुजरात को वाइब्रेंट सिटी कहते हैं, अब बैंगलोर को भी वाइब्रेंट सिटी के तौर पर एड्रेस करते हैं। हमेशा जब भी उनका भाषण होता है, पिछली बार भी जब उन्होंने यहाँ पर लोगों को संबोधित किया था बैंगलोर, और बैंगलोर में उन्होंने बैंगलोर की युवा शक्ति को संबोधित किया था, क्योंकि बैंगलोर में जो युवा शक्ति है, जो कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है, उन्हें संबोधित किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि बैंगलोर का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए यह युवा शक्ति जो है वो रिसोर्स कैपिटल है और इनके लिए सुविधाएं देना, इनके लिए शहर को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के जो इरादे हैं बैंगलोर शहर उस पर पूरा उतरता है। तो ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री भी तो भी इस शहर से ज्यादा लगाव रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी बढ़ाकर, शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाकर लोगों को एक ईज ऑफ लिविंग का एहसास जो है, प्रधानमंत्री का विजन रहा है ईज ऑफ लिविंग हर शहर में